तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात कर रहे थे नेटवर्क थ्योरी, और नेटवर्क थ्योरी के अंदर अपन बात कर रहे थे पैसिव सर्किट एलिमेंट्स की अपन बात कर रहे थे। और पैसिव सर्किट एलिमेंट्स के अंदर अपन ने कल बात की थी रजिस्टर की, जिसके अंदर अपने रजिस्टर की प्रॉपर्टी को समझा था। वो डिटेल से अपने रजिस्टर के बारे में कल स्टडी की थी। आज अपन एक नया पैसिव एलिमेंट की बात करेंगे, जिसको बोलेंगे इंडक्टर की बात करने वाले हैं। और ये इंडक्टर की मैं जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी आगे जाके आपको ट्रांजिएंट एनालिसिस अपना एक चैप्टर आएगा, उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। तो अपन को इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी को, सारी प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल से स्टडी करना है। और इंडक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इस लेक्चर में अपन इंडक्टर की बात करेंगे एंड अगले लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे कैपेसिटर की। तो अब अपन डिटेल से बात करते हैं इंडक्टर क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे एनर्जी को स्टोर करता है, किस तरह एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। वो सारी बात अपन इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालो पैसिव नेटवर्क एलिमेंट्स के अंदर आज अपन बात करेंगे, हेडिंग डालो इंडक्टर। तो इंडक्टर में अपन बात करने वाले हैं, सबसे पहले इंडक्टर होता क्या है। मैंने बताया था इंडक्टर क्या होता है। एनर्जी को अभी अपन पूरी बात करेंगे। एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एनर्जी को डिलीवर भी कर सकता है, दोनों कैपेसिटी होते हैं। ये एक इस तरीके का एलिमेंट है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, एनर्जी को डिलीवर भी कर सकता है, दोनों तरीके से कर सकता है। लेकिन एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकता। ये पहले सर्किट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसी एनर्जी को डिलीवर करता है। लेकिन ऐसे मान लो इंडक्टर ने सर्किट से 80 जूल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर किया है, तो ये नहीं कि 90 जूल वापस प्रोवाइड कर सकता है, ये वापस भी 80 जूल ही प्रोवाइड कर सकता है। ये खुद से जनरेट करके एक्स्ट्रा एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकता। ये जितनी स्टोर करेगा उतनी ही वापस सर्किट को रिटर्न करेगा। तो इस वजह से इसको भी अपन बोला जाता है पैसिव एलिमेंट ही बोला जाता है, जबकि इसके पास एनर्जी को डिलीवर करने की कैपेसिटी होती है। एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है और एनर्जी को डिलीवर भी कर सकता है ये एलिमेंट, लेकिन एनर्जी को कभी भी जनरेट नहीं कर पाएगा। एनर्जी को डिलीवर कर पाएगा लेकिन जनरेट नहीं कर पाएगा। तो मैंने लिखा था इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट। इंडक्टर क्या होता है, देखो मैंने लिखा इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट। और इसको किस लिए डिजाइन किया जाता है, इसको एनर्जी को स्टोर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। किस लिए इसको डिजाइन किया जाता है, इसको एनर्जी को स्टोर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो आपको लिखना है इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट डिजाइन टू स्टोर एनर्जी। और ये एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन ईएमटी में बात करेंगे। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और इंडक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो आप लिखो इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट, और इसको डिजाइन किया जाता है किस लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। किस लिए इसको किस लिए बनाया जाता है, इंडक्टर को एनर्जी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। और ये एनर्जी किस में स्टोर करके रखता है, ये अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। हाँ, ये हम क्या करता है, ये एनर्जी को है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर करके रखता है। आगे जाके अपन बात करेंगे कैपेसिटर में ही यही बात करेंगे। कैपेसिटर इज ए पैसिव एलिमेंट। वो भी किस लिए डिजाइन किया जाता है, वो एनर्जी स्टोर करने के लिए। और वो एनर्जी किस में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जबकि एक इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो लिखो इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट, और इसको डिजाइन किया जाता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए। जबकि देखो रजिस्टर के पास एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती है। रजिस्टर को मेमोरी लेस एलिमेंट बोला जाता है। रजिस्टर को है ना अपन स्टैटिक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक, यानी वो एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाएगा, उसके पास स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं होती है। स्टोरिंग कैपेसिटी किसके पास होती है, इंडक्टर के पास होती है। तो इंडक्टर को अपन मेमोरी एलिमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेमोरी एलिमेंट भी बोला जाता है इंडक्टर को। या अपन है ना रजिस्टर को बोल देते स्टैटिक एलिमेंट, और इंडक्टर को बोला जाता है डायनेमिक एलिमेंट। क्या बोला जाता है, डायनेमिक एलिमेंट भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। रजिस्टर के पास एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो देखो इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट,
और इसको डिजाइन किया जाता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए, और ये स्टोर किस में करता है, मैग्नेटिक फील्ड में, और इसको मेमोरी एलिमेंट या फिर डायनेमिक एलिमेंट भी बोला जाता है। और कहीं कहीं आपको अगर इंडक्टर नहीं दिखे तो इंडक्टर की जगह एग्जामिनर कोयल का नाम भी यूज ले सकता है। इंडक्टर को प्रैक्टिकली लोग कोयल भी बोलते हैं, कोयल बोलो चाहे इंडक्टर बोलो, बोथ आर सेम थिंग। अब मैं बात कर रहा हूं इंडक्टर, जैसे कल अपन ने बात की थी रजिस्टर, एक सिलेंड्रिकल रजिस्टर की बात की थी, उसी तरह के मैं एक सिलेंड्रिकल इंडक्टर की बात करता हूं। फिजिकली इंडक्टर कैसा होता है उसकी बात करेंगे। मान लो ये कोई सिलेंड्रिकल मटेरियल है, क्या है, सिलेंड्रिकल कोर कहते हैं इंडक्टर की लैंग्वेज में, इसको बोला था इस सिलेंड्रिकल कोर है, क्या है, सिलेंड्रिकल कोर है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला ए है। ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन, ये सिलेंड्रिकल कोर है या सिलेंड्रिकल मटेरियल है जिसकी लेंथ कितनी है, मान लो आप एज्यूम करो एक सिलेंड्रिकल मटेरियल है जिसकी लेंथ एल है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। मान लो एक सिलेंड्रिकल कोर है, क्या है, सिलेंड्रिकल मटेरियल है, सिलेंडर है जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, और ये मेरा क्या है, कोर मटेरियल है, इनर कोर मटेरियल बोला जाता है इसको। एक सिलेंड्रिकल इनर कोर मटेरियल है जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। यहां तक आए हो समझ। इसको बोला जाता है जिसके ऊपर ये वायर लपेटे जाते हैं, इसके इनर वाला ये मटेरियल है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है और इसको बोला जाता है इनर कोर मटेरियल। क्या बोला जाता है, इनर कोर मटेरियल। और इसकी मान लो लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स मान लो एन है, क्या है, इसके ऊपर ये लपेटे गए वायर के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एल मैंने एज्यूम कर लिया। यहां तक आई होप आपको समझ आएगा। ये इनर कोर मटेरियल है, इसके ऊपर है वायर लपेटा हुआ है, टर्न्स कितने, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, एन है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, ए है, और लेंथ कितनी है, एल है। और ये जो इनर कोर मटेरियल है इसकी इसके है ना परमेएबिलिटी मान लो म्यू है, क्या है, परमेएबिलिटी क्या मान लो, म्यू मान लो। आई होप चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनर कोर मटेरियल की लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इसके जो इनर कोर मटेरियल है उसकी परमेएबिलिटी कितनी है, म्यू है। तो इसके इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो आपके लिए इसके एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसके इंडक्टेंस की वैल्यू होती है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना टोटल, उसका स्क्वायर, इनर कोर मटेरियल की परमेएबिलिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन, ये इसकी होती है किसी भी इंडक्टर की। मान लो एक सिलेंड्रिकल इंडक्टर है, उसके इंडक्टेंस की वैल्यू होती है L इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए बाई, और इसकी यूनिट होती है हेनरी। क्या यूनिट होती है, हेनरी। इंडक्टेंस, इंडक्टर तो इससे बोला जाता है। इंडक्टेंस क्या होती है, जिसकी यूनिट हेनरी होती है और उसकी वैल्यू होती है एन स्क्वायर। एन क्या है, एन को बोला जाता है नंबर ऑफ टर्न्स बोला जाता है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाता है सिलेंड्रिकल इनर कोर मटेरियल का। लेंथ क्या है, इस सिलेंड्रिकल कोर मटेरियल की लेंथ एल है, और ये इनर मटेरियल है ना, इनर कोर मटेरियल, इसकी परमेएबिलिटी कितनी है, म्यू है। तो इसके इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल। अब बात होती है इंडक्टेंस क्या है। कोई पूछे व्हाट इज इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल इंडक्टेंस, नहीं। कोई भी एक इंडक्टर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करते हैं, करंट के फ्लो को अपोज करता है। इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस, जो क्या करता है, सडन चेंज ऑफ करंट में सडन या अब्रप्ट चेंज को अपोज करती है। क्या करती है, करंट की वैल्यू में अब्रप्ट चेंज का अपोज करती है इंडक्टेंस प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी होती किसी भी इंडक्टर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो इंडक्टर में ही होगी, रजिस्टर में नहीं होगी, कैपेसिटर में नहीं होगी, ओनली इंडक्टर में ही होगी। वो क्या होगी, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए इंडक्टर। इंडक्टेंस एक इंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो है ना क्या करती है, जो सडन चेंज ऑफ करंट में होने वाले सडन अब्रप्ट चेंज को अपोज करती हैं। अब्रप्ट चेंज आगे जाके अपन बहुत डिटेल से बात करेंगे, वो है ना मतलब कैसे विरोध करती हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए, लिखो इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए इंडक्टर। क्या होती है, इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट के सडन चेंज को अपोज करती हैं। कैसे करती है मैं आपको बताता हूं। मान लो किसी भी मान लो ये मैं अगर आईटी ग्राफ बनाऊं, मान ले
किसी भी इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट विथ, अगर मैं टाइम का अगर ग्राफ बनाता हूं, मान लो ये, मान लो किसी इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट है वर्सेज मैं टाइम का ग्राफ बनूं, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, तो आपको कभी भी ये नहीं दिखेगा कि अब्रप्ट चेंज हो जाए। ऐसा नहीं कि अब्रप्ट या सडन चेंज की, ये दिस इज नॉट अलाउ इन द इंडक्टर। मान लो ये कोई टाइम है टी नोट, ये वैल्यू मान लो है 1 एम्पियर, ये वैल्यू मान लो है 2 एम्पियर। ये नहीं कि किसी एक टाइम पे इंडक्टर की करंट की वैल्यू में सडन या अब्रप्ट चेंज आ जाए, इसे बोला जाता है अब्रप्ट चेंज या सडन चेंज या डिसकंटिन्यूटी। इसको क्या बोला जाता है? डिसकंटिन्यूटी बोल दो या अब्रप्ट चेंज बोल दो या सडन चेंज बोलो, तीनों एक ही चीज है। और किसी भी इंडक्टर में करंट का ये ग्राफ कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इंडक्टर के पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसको इंडक्टेंस बोलते हैं, और इंडक्टेंस इस तरह के सडन चेंज को अलाउ कभी नहीं करता है। इंडक्टेंस करंट की वैल्यू में सडन या अब्रप्ट चेंज को या फिर करंट में डिसकंटिन्यूटी को कभी भी अलाउ नहीं करता है। यह आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे जाके बात करेंगे कैपेसिटर की। कैपेसिटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस की। वो क्या करती है? कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज में सडन चेंज को कभी भी अलाउ नहीं करती। वो क्या करती है? कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज विथ पोलरिटी, ऐसे नहीं कि पोलरिटी चेंज हो सकती है, नहीं, वोल्टेज विथ पोलरिटी को कभी भी सडन चेंज नहीं करती हैं। वो अपन आगे जाके बात करेंगे। तो इंडक्टेंस इस तरीके कैसे, कोई आपको पूछे किसी इंडक्टर का ग्राफ ये हो सकता है, तो बोलना प्रैक्टिकली। ऐसे तो आइडियली मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसका तो इंपल्स वगैरह प्रोवाइड करके कुछ भी कर सकते हैं, वो हम आगे हैं बात करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली किसी भी इंडक्टर का आईटी ग्राफ, यानी उससे फ्लो होने वाली करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ, ये कभी नहीं हो सकता। उसमें डिसकंटिन्यूटी कभी भी नहीं आ सकती, अब्रप्ट चेंज कभी नहीं आ सकता। इंडक्टेंस उसका अपोज करता है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आएगा होगा। देखो मैंने यहाँ लिखा है, आप भी है ना नोट कर सकते हो कि क्या होती है इंडक्टेंस। किसको बोला जाता है? इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडक्टर। इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है? अपोज करती है। किसका अपोज करती है? सडन चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इससे फ्लो होने वाली करंट में सडन चेंज को अपोज करती हैं। क्या करती हैं? अपोज करती हैं। और उस प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडक्टेंस बोला जाता है। अगर मैं किसी इंडक्टर को सर्किट में यूज लूंगा, तो ऐसे तो नहीं कि मैं ये पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल बना दूंगा, वायर बनाऊंगा, ऐसा नहीं बनाते हैं अपन। एक कोयल की तरह इसको मान लो। किसी भी इंडक्टर का सर्किट सिंबल क्या होता है? सर्किट सिंबल हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए, कोयल की तरह अपन ऐसे बनाते हैं, ये इसका सर्किट सिंबल होता है। और इसकी जो इंडक्टेंस की वैल्यू होती है एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। ए क्रॉस सेक्शन एरिया, एल लेंथ, म्यू म्यू होती है परमेएबिलिटी ऑफ द इनर कोर मटेरियल। इनर कोर मटेरियल है उसकी परमेएबिलिटी म्यू है, और ये इसके इंडक्टेंस की वैल्यू है, और इसकी यूनिट हेनरी है। इस एल को अपन इसके पास में रख देते हैं। एल इसकी इस इंडक्टर की इंडक्टेंस की वैल्यू एल, और ये इसका सर्किट सिंबल है किसी भी इंडक्टर का। कोयल की फॉर्म में अपन बना देते हैं। किसी भी सर्किट में इंडक्टर इस रूप में दिखेगा, ऐसा कभी नहीं दिखेगा। ये तो इसका रियली में इंडक्टर ऐसा होता है, जबकि अपन सर्किट सिंबल ऐसा यूज करते हैं। तो आई होप इंडक्टर के बारे में कुछ बेसिक आइडिया होगा। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर क्या है? पैसिव एलिमेंट। किस लिए डिजाइन किया जाता है? एनर्जी को स्टोर करने के लिए। किसमें एनर्जी स्टोर करके रखा? ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। फर्स्ट पॉइंट ये। थर्ड, इंडक्टेंस क्या होते हैं? इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी है? वो करंट में डिसकंटिन्यूटी अलाउ नहीं करती है। क्या करती है? करंट में सडन चेंज को अलाउ नहीं करती है इंडक्टेंस। जो हर इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसको इंडक्टेंस बोला जाता है, जो उसमें होने वाले करंट में सडन चेंज का अपोज करती है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अब अपन इंडक्टर के लिए आईवी रिलेशनशिप या फिर इसको ओम्स लॉ भी बोला जाता है। क्या बोलो? इंडक्टर के लिए अपन पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ, और मैंने कहा था ओम्स लॉ को ही आईवी रिलेशनशिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आईवी रिलेशनशिप बोला जाता है। ओम्स लॉ को ही आईवी रिलेशनशिप बोला जाता है। मान लो ये कोई एक इंडक्टर है जिसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल ड्रॉप V अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? V अप्लाई।
ये कोई एक इंडक्टर है जिसके इंडक्टेंस की वैल्यू L है और इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल ड्रॉप V लगाया। तो मेरे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट कितनी एंटर हो रही है, मान लो इसके अंदर कितनी करंट एलो हो रही है, I करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है। मान लो ये कोई इंडक्टर है जिसके इंडक्टेंस की वैल्यू L है, इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल V लगाया और इसमें करंट I फ्लो हो रही है। तो इसका I V रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए कि इसका I V रिलेशनशिप ये होता है V इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है, इसको अपन इंडक्टर के लिए ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ फॉर ए इंडक्टर V इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी। दिस इज नोन एज ओम्स लॉ ए फॉर इंडक्टर। V इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी, ये होता है आई वी रिलेशनशिप फॉर ए इंडक्टर। किसी भी इंडक्टर की आई वी रिलेशनशिप होती है। और हमेशा ध्यान रखना, अपन अपन मिस्टेक कहाँ करते हैं, पोलरिटी में। जहां प्लस बनाते हैं ना, वहां से करंट को एंटर करवाना है। क्या करवाना है, एंटर करवाना। ओम्स लॉ कहता है पोलरिटी का जहां पॉजिटिव होगा वहां से मैंने पोटेंशियल ड्रॉप V लगाया और पॉजिटिव से करंट I एंटर हो रही है। ऐसे मत करना I इस इधर से एंटर करवा दो, पॉजिटिव से। क्यों पॉजिटिव से, ये एक पैसिव एलिमेंट है। वैसे तो ये क्या कर सकता है, एनर्जी को डिलीवर भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी अपन एज्यूम करेंगे ना, इसको एक पैसिव एलिमेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। हमेशा करंट है ना, इसके पॉजिटिव से ही एंटर करवाएंगे। और जब करंट की वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी तो अपन कहेंगे उस टाइम में एनर्जी को डिलीवर करेगा। जो करंट अपन तो हमेशा पॉजिटिव से ही एंटर करवाएंगे। कहां से एंटर करवाएंगे, पॉजिटिव से। करंट की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी तो उसका मतलब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब मेरे को करंट की वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी तो इसका मतलब ये एनर्जी को डिलीवर कर रहा है। लेकिन अपन अपन जो पोलरिटी एंड करंट की डायरेक्शन बनाएंगे वो हमेशा उस तरीके से ही बनाएंगे जैसे ये हमेशा एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब के हिसाब से ही बनाएंगे। और V इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी। देखो मान लो ये कोई एक इंडक्टर है, उसके इंडक्टेंस की वैल्यू L है और उसके मान लो ये टर्मिनल है 1 और ये टर्मिनल है 2। इसके अक्रॉस मैंने यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप मान लो लगा दिया V, और पॉजिटिव से एंटर करवाना चाहिए। कौन सा भी पैसिव एलिमेंट हो, अपन ओम्स लॉ पढ़ते हैं ना, तो हमेशा करंट है ना पॉजिटिव से ही एंटर करवाते हैं। क्या, पॉजिटिव से। मान लो इस इंडक्टर के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल ड्रॉप V लगाया और इसमें करंट I एंटर हुई, तो ओम्स लॉ क्या कहता है आपको, ये I V रिलेशनशिप कहता है। V इक्वल टू L अब मेरे को बताओ, इंडक्टर एक लीनियर एलिमेंट है या नहीं है, पहला यह बताओ। लीनियर के लिए अपन के दिमाग में एक है ना, एक पूरा ऐसा ऐसा बस क्या कि जिन जिन एलिमेंट का आईवी रिलेशनशिप ओरिजिन से पास होता है वो लीनियर एलिमेंट है, और जिनका आईवी रिलेशनशिप ओरिजिन से पास वगैरह, मान लो इसके अलावा कुछ भी मिलेगा, मान लो ऐसा मिल गया, तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। ये क्या होगा, लीनियर। अपन के दिमाग में ये बात बस गई है, जिसका ओरिजिन से होगा पास और एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो एलिमेंट लीनियर है। उसके अलावा नॉन लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट इसके बेस पे कभी नहीं होती। लीनियर किसको बोला जाता है, लीनियर एलिमेंट इसको बोला जाता है अगर मान लो मैंने अगर मान लो I1 करंट अप्लाई की, उसके कारण इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 आ गया। I2 करंट अप्लाई की मैंने, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 आ गया। मान लो I1 अप्लाई की इसके अंदर करंट, तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मान लो V1 आ गया। I2 अप्लाई किया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 आ गया। अब अगर मैं I1 प्लस I2 अप्लाई करता हूं करंट इसके अक्रॉस, इससे थ्रो होने वाली करंट, इससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू, मैं अगर इन दोनों का सम करता हूं, तो मेरा अगर वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी दोनों सम हो रहे हैं, तो इस एलिमेंट को लीनियर बोला जाता है। अगर ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो इंडक्टर लीनियर होगा, और इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को अपन देखेंगे, बिल्कुल ये तो हमेशा फॉलो करेगा। अगर देख लो, मैं आपको समझाता हूं। मान लो मैंने I1 करंट फ्लो करा है, इसके कारण इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया, V1 आ गया। V1 इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी।
मान लो अब मैंने इससे करंट फ्लो करवाई I2 और इसके कारण इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया V2, तो देख लो V2 इक्वल टू L di2 अपॉन dt। अब मान लो मैं करंट फ्लो करा रहा हूं I1 प्लस I2, क्या I1 प्लस I2, और मेरे को रेस्पॉन्स अगर V1 प्लस V2 मिल रहा है या नहीं है। अगर ये मिल रहा है तो ये एलिमेंट मेरा लीनियर है, ये नहीं मिल रहा है तो ये मेरा एलिमेंट नॉन लीनियर एलिमेंट है। तो देखो अब मैं देखो मान लो मैं इधर वैल्यू लेता हूं V डैश ले लिया और मेरे को L, अब मैंने इनपुटों को ऐड कर दिया तो मेरे को बताओ I की जगह कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और आपको पता है कि जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगर मेरे को आपको पता है अगर a प्लस बी का अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं, a डिफरेंशिएशन प्लस बी, बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पर भी मैं I1 और I2 को अलग अलग ले सकता हूँ। तो देखो मैं इधर लिख रहा हूँ v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L di1 अपॉन dt प्लस क्या बचेगा di2 अपॉन dt, तो L अंदर और मल्टीपल हो जाएगा di2 अपॉन dt। ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी V1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी V2। तो मेरे को बताओ V डैश की वैल्यू अपन को कितनी मिलेगी, V1 प्लस V2। अगर मैंने इनपुट को ऐड किया तो मेरा आउटपुट भी ऐड हो रहा है, इनपुट को मैंने ऐड किया तो मेरा आउटपुट भी ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है। इस वजह से ये एलिमेंट क्या है, इंडक्टर इज ए लीनियर सर्किट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है, लीनियर सर्किट एलिमेंट। ऐसे मत सोचो, अगर तुम ऐसे सोचोगे कि इसका आईवी, जिसका आईवी रिलेशनशिप ऐसा होता है वही अपना लीनियर एलिमेंट है, तो इसका तो आईवी रिलेशनशिप ऐसा है ही नहीं, लीनियर रिलेशनशिप है ही नहीं आईवी। तो अपन ऐसे थोड़ी कहेंगे इंडक्टर इज ए नॉन लीनियर एलिमेंट। और इसका आईवी रिलेशनशिप लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। देखो I1 के कारण रेस्पॉन्स V1, I2 के कारण रेस्पॉन्स V2, I1 प्लस I2 के कारण रेस्पॉन्स अगर V1 V2 मिल रहा है या नहीं है, बिल्कुल मिल रहा है। इसके कारण रेस्पॉन्स V1 प्लस V2 मिल रहा है, तो उस वजह से ये लीनियर एलिमेंट हुआ। आई होप आपको, ने कि आईवी रिलेशनशिप से तो अपन, आईवी रिलेशनशिप तो लीनियर है ही नहीं। लीनियर रिलेशनशिप किसको बोला जाता है पता है, लीनियर रिलेशनशिप बोला जाता है y इक्वल टू mx को, ये होती है लीनियर रिलेशनशिप। यहां तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नॉन लीनियर एलिमेंट होगा, ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर मैं इससे करंट I1 फ्लो कराऊंगा और इसके टाइम उसके एक्रॉस पोटेंशियल V1 एपियर हो रहा है, फिर मैं I2 करंट फ्लो कराऊंगा और उस वजह से इसके एक्रॉस पोटेंशियल V2 एपियर हो रहा है, फिर मैं I1 प्लस I2 इससे फ्लो कराऊंगा। अगर मेरा उस टाइम इसके एक्रॉस पोटेंशियल V1 प्लस V2 एपियर होगा तो मैं कहूंगा ये एक लीनियर एलिमेंट है, अनदरवाइज मैं नहीं कहूंगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन कुछ और एक्स्ट्रा बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं, ये मान लो एक इंडक्टर है, इसके एक्रॉस मैंने यहाँ पोटेंशियल V लगा दिया और यहां से मान लो करंट कितनी एंटर हो रही है, करंट हमेशा प्लस से ही एंटर कराओ, चाहे कौन सा भी पैसिव एलिमेंट हो, जहां पॉजिटिव पोलरिटी होगी वहीं से करंट को एंटर करवाना है, वरना आप मिस्टेक कर दोगे पोलरिटी और करंट में। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, V इक्वल टू L di अपॉन dt। अगर कोई भी दो क्वांटिटी V और I ऐसे रिलेटेड हो और मेरे को I की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मैं कैसे करूंगा बताओ। तो अपन क्या करेंगे, di अपॉन dt को एक साइड रखेंगे, L को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/L और क्या हो जाएगा V। तो सिंपली I कितना हो जाएगा, I इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन V dt। देखो मैंने dt को उधर भेजा, फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे और I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/L V dt और लिमिट आ जाएगी -∞ टू t। ये भी इसका आईवी रिलेशनशिप माना जाता है, क्या माना जाता है, ये भी इसका आईवी रिलेशनशिप है, क्या है, इसको भी आईवी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब मैं कुछ और बात इसको अपन है ना तोड़ के कुछ अलग बात करने वाले हैं, तो आगे अपन देखते हैं। देखो अपन देखा था एक रिलेशन अपन ने ये पढ़ा था V इक्वल टू L di अपॉन dt, ये पढ़ा था अपन किसी भी इंडक्टर का। ये इंडक्टर है, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है और इसमें ये करंट कितनी फ्लो हो रही है I। एक रिलेशनशिप अपना ये देखा था V इक्वल टू L di अपॉन dt। सेकेंड रिलेशन अपने ये देखा था I इक्वल टू 1 अपॉन L माइनस इंफिनिटी टू T। ये एक रिलेशन और बनाएंगे, तीनों रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडक्टर पे सवाल बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, पर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको अपन कुछ और बात करते हैं। जैसे ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन ये तो कहता है आई टी, आई क्या है एक्चुअल में टी का फंक्शन है, वी भी क्या है टी का फंक्शन है, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 1 अपॉन एल माइनस इंफिनिटी वी टी, और क्या बन रहा है dt। एक्चुअल में आई और v क्या है t का फंक्शन है, तो मैंने कुछ नहीं उनका ऐसे लिख दिया, t का फंक्शन लिख दिया। देखो आई टी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी वी टी डी टी। देखो अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी डिफरेंशिएशन की, अगर कोई लिमिट मान लो माइनस इंफिनिटी टू 5 है, क्या है माइनस इंफिनिटी टू 5 है, और कुछ भी फंक्शन दे दे, मान लो ऐसा दे दे एफ टी डी टी, कुछ भी फंक्शन दे दे, तो आप इस लिमिट को है ना तोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, माइनस इंफिनिटी तो पहले मान लो 2 कर देते हो, 2 तक आगे पहले एफ डी टी कर दिया, फिर आप चले जाओ 2 से 5, ऐसे भी कर सकते हो। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशिएशन की। ये प्रॉपर्टी आई होप सबको पता है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं इधर अप्लाई करूंगा। क्या अप्लाई करूंगा, इधर। तो देखो सिंपली क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन एल, पहले मैं जाऊंगा माइनस इंफिनिटी से किसी भी एक फाइनाइट टाइम टी नॉट तक वी टी डी टी, फिर क्या प्लस 1 अपॉन एल टी नोट से अब कहां जाऊंगा टी, पहले कहां गया था माइनस इंफिनिटी टी नोट, फिर टी नोट से टी तक वी टी डी टी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आई टी इक्वल टू दिस प्लस दिस लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो लिमिट, देखो यहां पर आई टी क्या था 1 अपॉन एल माइनस इंफिनिटी टू टी वी टी डी टी, यहाँ टी था तो यहाँ भी टी आया। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, आप बताओ। आई टी यहां पर भी लिमिट कौन सी थी, लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर भी अपनी लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी। यहाँ अपर लिमिट क्या थी, टी थी, तो यहाँ क्या आ गया टी। यहाँ अपर लिमिट क्या है, टी नोट है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ आई ऑफ टी नोट, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस 1 अपॉन एल। इसको नहीं लिख सकता हूँ, क्यों, इसको मैं आई टी नहीं लिख सकता क्योंकि इसकी लोअर लिमिट क्या है, टी नोट है, जबकि होनी क्या चाहिए, अगर लिमिट माइनस इनफिनिटी टू टी होती है 1 अपॉन एल वी टी डी टी को मैं आई टी लिख सकता हूं। यहां पर देखो माइनस इनफिनिटी टू टी नोट वी टी डी टी 1 बाई एल, इसको मैं आई टी नोट लिख सकता हूं, प्लस वो सेम का सेम। दिस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है किसी भी इंडक्टर के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आ जाएंगे। आई टी किसी भी टाइम अगर मेरे को टी पर निकालना है तो मैं लिख सकता हूं आई टी नोट प्लस 1 अपॉन एल टी नोट टू टी वी डी टी। देखो इस इक्वेशन को मैं और बता रहा हूं। मेरे को किसी इंडक्टर की करंट चाहिए आई 5 पे चाहिए था, मान लो मेरे को आई ऑफ 2 पे पता है, क्या है आई ऑफ 2 पे इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पता है, तो क्या करूंगा आई 5 इक्वल टू आई 2, फिर क्या करूंगा 1 अपॉन एल। अब मेरी लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, अब मेरी 2 से 5 हो जाएगी। ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये भी इंडक्टर के रिलेशनशिप है। अगर क्या दे दे, अगर आपको कुछ भी दे दे, वीटी ऐसा कोई फंक्शन दे दे, मान लो किसी इंडक्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू ऐसे चेंज हो रही है, कुछ भी मान लो, अगर मान लो 5t के ऐसे चेंज हो रही है,
लीनियरली चेंज हो रही हैं। लीनियरली मान लो किसी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, और आपको पूछे, आपको ये बता दे इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू I2 की वैल्यू उसने दे दी आपको 3 एम्पियर। क्या दे दी? इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 3 एम्पियर है। कब? t इक्वल टू 2 पे। और इंडक्टर का अक्रॉस वोल्टेज है ना, लीनियरली चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? लीनियरली चेंज हो रहा है। और आपको पूछे इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू बताओ, t इक्वल टू 8 पे बताना है। क्या बताना है? t इक्वल टू 8 पे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या निकालना है? i ऑफ 8 निकालना है। i ऑफ 2 आपको पता है। फिर आप लिमिट, अब आप लिमिट इधर से स्टार्ट करोगे न कि माइनस इंफिनिटी पे, तो कितनी हो जाएगी? 2। निकालने कहां तक है? तो 8। फिर क्या हो जाएगा? v dt। अब आप I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 प्लस लिमिट कितने हो जाएगी? 2 टू 8। यहाँ क्या आ जाएगा? 5t dt। अब आप इसको सोल्व करके वैल्यू की वैल्यू फाइंड। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने एक किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। VT, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लीनियरली चेंज हो रहा है। इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू I2 t इक्वल टू 2 सेकंड पे 3 एम्पियर है, और वो पूछ रहा है t इक्वल टू 8 पे इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो t इक्वल टू 8 पे करंट की वैल्यू, t अगर 2 पे पता है तो पहले I2 फिर प्लस लिमिट 2 से 8, कितना? 2 से 8, फिर v dt। v क्या है? 5t dt। सोल्व कर सकते हो आराम से। और देखो कभी कभी आपको बोलेगा कि मैं t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज करता हूं, वो t इनिशियली आपको ऐसा बोले, इनिशियली इंडक्टर अनचार्ज था। क्या था? इंडक्टर अनचार्ज था। इंडक्टर का मतलब चार्ज नहीं था, इंडक्टर के पास एनर्जी नहीं थी। अनचार्ज का मतलब होता है इंडक्टर के पास नो एनर्जी, किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं है। आगे जाके बताऊंगा एनर्जी क्यों नहीं होती है, एनर्जी नहीं होती, उसका क्या मतलब है। देखो आपको बोले इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है या इंडक्टर अनचार्ज है, इन दोनों चीजों का मतलब होता है कि इनिशियली इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू इनिशियली मतलब माइनस इंफिनिटी पे कितनी थी? 0 थी। क्या थी? 0 थी। इनिशियली अपन इंडक्टर को अनचार्ज समझते हैं। क्या समझते हैं? अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब होता है इसके पास कोई तरीके की एनर्जी नहीं होती है। आगे जाके अपन इंडक्टर की एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, तो वो आएगी हाफ LI²। जब E की वैल्यू कितनी है? 0, तो L की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, हाफ की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, तो I की वैल्यू को ही 0 करना पड़ेगा। तो I इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? इंडक्टर के पास एनर्जी 0। एनर्जी 0 मतलब इंडक्टर क्या है? अनचार्ज। आई होप आपको पता हो गया। करंट का 0 होना मतलब एनर्जी का 0 होना, एनर्जी का 0 मतलब अनचार्ज इंडक्टर। आपको ऐसा कभी कभी बोल देगा t इक्वल टू 0 पर, आपको मतलब इनिशियल t इक्वल टू इंफिनिटी ना दे के इनिशियल केस t इक्वल टू 0 दे, और ऐसा बोल दे t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर क्या था? अनचार्ज था। क्या था? अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए, मतलब एनर्जी कितनी थी? 0। एनर्जी 0 आएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए उससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितनी थी? 0। तो 0 कब थी? आई 0 पे कितनी थी? 0। तो इंडक्टर के करंट का आप फॉर्मूला क्या बनाएगा? IT, मैं लिख सकता हूं IT इक्वल टू आई ऑफ 0 पे मेरे को वैल्यू पता है, तो अब लिमिट यहां क्या आ जाएगी? 0 से इंफिनिटी। सॉरी, अब लिमिट क्या आ जाएगी? 0 से t VDT। और I0 की वैल्यू कितनी है? I0 की वैल्यू 0। तो फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है, IT लिमिट की वैल्यू 0 से t, सॉरी, लिमिट की वैल्यू 0 से t भी लग सकती हैं जब t इक्वल टू 0 पे मेरा इंडक्टर क्या हो? अनचार्ज हो। अगर t इक्वल टू 0 पे मेरा इंडक्टर अनचार्ज है, मतलब एनर्जी 0 है, मतलब उससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 0 है, मतलब I0 की वैल्यू 0 है। I0 की वैल्यू अगर 0 होगी तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं IT इक्वल टू I0 प्लस 0 टू t VDT।
और ये वैल्यू 0 है तो लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से t v dt। तो आई होप यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया। अपन ने इंडक्टर के IV रिलेशनशिप पढ़ा, इंडक्टर के फ्लो होने वाले करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप पढ़ लिया। अब अपन आगे इंडक्टर की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, इंडक्टर की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। और अपन कुछ और एक्स्ट्रा बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, इंडक्टर की बात करेंगे, इंडक्टर कैसे चार्ज होता है, कैसे अनचार्ज होता है, इंडक्टर प्रैक्टिकल इंडक्टर क्या होता है, आइडियल इंडक्टर क्या होता है, उन सब की बात अपन आने वाले लेक्चर में अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, इंडक्टर होता क्या है, इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट, क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, किस में स्टोर करता है, अपनी है मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है, कैसे करता है वो आगे जाके पढ़ेंगे। सेकंड चीज अपने पढ़ी थी इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की वैल्यू अपन यूनिट होती है हेनरी। क्या यूनिट होती है, हेनरी। वैल्यू क्या होती है, एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल उसकी वैल्यू होती है। ये चीज अपन ने पढ़ी थी। थर्ड चीज अपन ने आगे जाके पढ़ी थी इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होती है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो है क्या करती है, सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करती है। क्या, करंट में होने वाले सडन चेंज को अपोज करती है, क्या करती है, अपोज करती है। वो अपन ने पढ़ा था। और फिर अपन ने आगे जाके उसका IV रिलेशनशिप पूरा अच्छे से पढ़ा था। IV रिलेशनशिप क्या होता है और उसकी कैसे अपन वैल्यू वगैरह निकालते हैं वो सारी बात कर दी थी। अब अपन आगे इंडक्टर की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो आपके ट्रांजिएंट में जाके बहुत ही अच्छे से यूज होगी। अपन एक को एक प्रॉपर्टी को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।